हेलो फ्रेंड्स, केमिस्ट्री क्लास 12 लेसन 8 डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में आपका हार्दिक स्वागत है। हम देख रहे थे सबसे पहले डी ब्लॉक एलिमेंट्स। पिछले वीडियो में हमने डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, इनमें कौन कौन से वर्ग ग्रुप्स सम्मिलित हैं, ठीक है ना, कौन कौन से एलिमेंट इनमें आते हैं, इनकी मुख्य विशेषताएं क्या क्या हैं, है ना। और ट्रांजिशन एलिमेंट्स यानी संक्रमण तत्व किन्हें कहा जाता है किन्हें नहीं कहा जाता है, इस बारे में पढ़ा था आज के। और हमने हल्का सा इंट्रोडक्शन पार्ट देखा था कि इसकी कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है, क्या क्या विशेषताएं होती हैं संक्रमण तत्वों में या डी ब्लॉक एलिमेंट्स में, ठीक है। आज का ये उसका दूसरा वीडियो है। आज हम फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज 3D सीरीज जो है उसके बारे में, उसकी विभिन्न कैरेक्टरिस्टिक्स, विभिन्न विशेषताएं और प्रॉपर्टीज़ के बारे में शुरुआत करेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं 3D सीरीज़ है क्या, ठीक है। आवर्त सारणी में हमने देखी थी कि वर्ग 3 से वर्ग 12 तक के तत्व डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। इसमें चौथे आवर्त में जो 3D सीरीज है जिसमें 10 एलिमेंट्स हैं वो निम्न प्रकार है। हम यहाँ से शुरुआत करते हैं, ठीक है। प्रथम संक्रमण श्रेणी आज हम देख रहे हैं, ये है स्कैंडियम परमाणु क्रमांक 21 से जिंक परमाणु क्रमांक 30 तक। तो सबसे पहले तो हम इन सभी तत्वों का स्कैंडियम से जिंक तक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख लेते हैं। और आप 11th में भी पढ़ चुके, लेकिन हम फिर से रिपीट कर देते हैं। तो यहाँ पर हम जब भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो कहाँ से शुरू करते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। ये है हमारा अक्रिय गैस ऑर्गन का परमाणु क्रमांक 18 है। तो परमाणु क्रमांक 18 तक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को हम ब्रैकेट में AR करके यहाँ पर लिखेंगे। ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है इसको बार बार न लिखकर हम इस पूरे को ब्रैकेट में AR लिख करके इस रूप में यहाँ लिखेंगे, ठीक है। आप ये मान करके चलें कि ब्रैकेट में ऑर्गन लिखा है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है पूरा इनर्ट गैस का, अक्रिय गैस का, है ना, उत्कृष्ट गैस का। आजकल इनको नोबल गैसेस कहते हैं। तो निकटतम उत्कृष्ट गैस, निकटतम नियरेस्ट नोबल गैस कौन सी है, ऑर्गन। तो ऑर्गन तक का तो हमको लिखने की आवश्यकता नहीं, सीधा ऑर्गन लिख दो। ऑर्गन के आगे इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो होगा 4s2 3d1। ये तो 18 हो गए, ये 2 20 और एक 21 हो गए 21, ठीक। तो इसमें ये ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन जब भरे जाते हैं तो 4s कक्षक की ऊर्जा, 4s ऑर्बिटल की एनर्जी 3d ऑर्बिटल की एनर्जी से कम होती है। इसलिए इलेक्ट्रॉन पहले 4s में भरे जाते हैं और बाद में 3d में भरे जाते हैं। तो भरे तो पहले 4s में जाते हैं, लेकिन हमको लिखते समय 4s को पीछे लिखना है, 3d को आगे लिखना है। कई बुक्स में ऐसे भी लिखा होगा 4s2 3d1, है ना, ये भी सही है, इट इज़ ऑल्सो राइट। लेकिन हमको ये क्यों लिखना है, ये इसलिए लिखना है ताकि कभी हमको इलेक्ट्रॉन निकालने पड़े तो हम बाहरी कोश से निकालें, हम वहाँ पर गलती से 3D से नहीं निकाल लें, ठीक है। तो उस गलती से बचने के लिए हम क्या करते हैं, 4s को बाद में लिखते हैं और 3D को पहले लिखते हैं। हालांकि पहले भर किस में रहे हैं, 4s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पहले भर रहे हैं। तो स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, 4s2 3d1, ठीक है। डी में तीसरे वर्ग में ये d1। चलो परमाणु संख्या 22 टाइटेनियम 4s2 3d2, वेनेडियम 23 4s2 3d3। क्रोमियम थोड़ा सा स्पेशल है, देखिए आप, क्रोमियम के ऊपर मैंने स्टार लगा रखा है, अपा दे। इसका क्या होना चाहिए, 4s2 3d4 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 4s2 3d4 होना चाहिए, है ना। लेकिन ऐसा क्यों नहीं है भैया, ऐसा यहाँ पर क्या 4s1 3d5, क्योंकि हाफ फील्ड और फुल फील्ड ऑर्बिटल्स, है ना, अपूर्ण कक्षकों की, जो अधूरे कक्षक होते हैं उनसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं। इसीलिए ये 3D कक्षक क्या करते हैं, S कक्षक से एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है 3D में, तो यहाँ हो जाता है 2 से 1 और यहाँ हो जाता है 5, है ना, क्योंकि 3D4 से 3D5 मोर स्टेबल है। इसीलिए प्रयास करता है कि मैं कैसे भी करके मेरे अंदर
हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स कर लूँ या फुल फील्ड ऑर्बिटल्स कर लूँ, तो उसके लिए वो क्या करता है, s कक्षक से एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है। ठीक है, और ये क्यों हो पाता है, क्योंकि इन दोनों की एनर्जी में बहुत कम डिफरेंस है। इसका रीज़न भी हम नीचे और देख रहे हैं ना। तो क्रोमियम का हो जाएगा, अपवाद है ये इसलिए मैंने स्टार मारा यहाँ पर, ये हो जाएगा 4s1 3d5। मैग्नीज का 25 परमाणु क्रमांक 4s2 3d5, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, आयरन 26 4s2 3d6, कोबाल्ट 27 4s2 3d7, निकल 28 4s2 3d8। कॉपर में वापस एक्सेप्शन आ गया, क्या हो जाएगा, कॉपर का हो जाएगा, होना क्या चाहिए था 4s2 3d9, लेकिन है क्या वास्तव में 4s1 3d10। तो यहाँ पर भी 3d और 4s की कक्षकों की ऊर्जा में बहुत कम अंतर होता है और एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है s से d में, तो 4s1 3d10 हो जाएगा। ठीक है, और जिंक 30 4s2 3d10। तो आप देखिए कॉपर और क्रोमियम दोनों थोड़े एक्सेप्शन है, इनका आपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है। बाकी का तो एज इट इज जैसा हमारा प्रोसेस है ऑफ-बो नियम के अनुसार हमको कक्षक भरने, इसमें कोई रटने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, केवल इन दोनों का ध्यान रखना है, क्रोमियम एंड कॉपर। ठीक, अब हम आगे देखते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि क्रोमियम में होता है 4s1 3d5 और कॉपर में होता है 4s1 3d10, है ना। अब ऑफ-बो नियम के अनुसार पहले s भरेगा, 4s2 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 4s1 है, क्यों है भैया, तो क्रोमियम और कॉपर के अतिरिक्त अन्य सभी एलिमेंट्स में 4s ऑर्बिटल्स में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन क्रोमियम और कॉपर में s में 1 ही इलेक्ट्रॉन होता है। ऐसा क्यों, तो इसके दो कारण हैं। नंबर 1, 3d और 4s उपकोशों की ऊर्जा में बहुत कम अंतर होता है। बहुत कम अंतर होने के कारण इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि हमने क्या देखा, इलेक्ट्रॉन निश्चित कक्षकों में रहते हैं, तो इलेक्ट्रॉन इधर से उधर मूव कर सकते हैं। दूसरा ये है, हाफ फील्ड और फुल फील्ड ऑर्बिटल्स अनफील्ड ऑर्बिटल्स की अपेक्षा ज़्यादा स्टेबल होते हैं। अर्ध भरे कक्षक और पूर्ण भरे कक्षक अपूर्ण कक्षकों की अपेक्षा अधिक स्थायी होते हैं। अर्ध भरे कौन से हुए, अर्ध भरे हुए जैसे P में टोटल 6 होते हैं, P3 D5 F7 ये हुए अर्ध भरे, P6 D10 F14 ये हुए पूर्ण भरे, और इनके अलावा जितने भी हैं वो सारे क्या हैं, वो आधे अधूरे हैं, न तो अर्ध हैं न पूर्ण भरे हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया। सबसे पहली चीज़ थी हमारी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, आपने देख लिया अच्छे से। क्रोमियम और कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसा होगा वो भी आपने देख लिया, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आगे चलते हैं। ठीक, और ये जो अपवाद होता है वो क्यों होता है, ये आपका क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि क्रोमियम और कॉपर में ऐसा क्यों होता था। आपको ये दोनों कारण लिखने इसमें। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट चलते हैं हम। अब हम देखते हैं, हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख लिया, अब हम देखते हैं प्रथम संक्रमण श्रेणी के गुणधर्म। मुख्य गुण देखेंगे। आज की वीडियो में हम केवल 2 प्रॉपर्टीज देखेंगे, एक तो है रेडियस, आयोनिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस, और दूसरा है आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयनन ऊर्जा या आयनन एंथैल्पी, आयनन विभव। ये 2 टॉपिक आज हम देखेंगे। सबसे पहला हम शुरुआत करते हैं एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियस, परमाणुवीय एवं आयनिक त्रिज्या से। ठीक है, तो संक्रमण श्रेणी में जब हम बाएं से दाएं जाते हैं स्कैंडियम से जिंक तक, तो क्या होता है, पहले आकार में कमी होती है, फिर आकार समान रहता है और अंत में वापस बढ़ता है। पहले कमी होती है, फिर समान रहता है, फिर बढ़ता है। ठीक है ना, तो ऐसा क्यों होता है ना। इसके लिए हमको ये समझना पड़ेगा कि किसी भी एटम का आकार किन 2 चीज़ों पर डिपेंड करता है। विशेषकर हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं जो कि सारी की सारी मेटल्स हैं, तो इन सभी मेटल्स के एटम्स का साइज या हम कह सकते हैं रेडियस, है ना, को प्रभावित करने वाले कारक कौन से, मतलब किन किन से प्रभावित होती है। ऐसे कौन से फैक्टर हैं जिनको जानकर हम इनके बारे में अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक है, तो 2 फैक्टर हैं मुख्य, कौन कौन से। सबसे फर्स्ट है आपका न्यूक्लियर चार्ज, नाभिकीय आवेश, और दूसरा है आपका परिरक्षण प्रभाव जिसको कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है, दोनों को हम समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हम नाभिकीय आवेश। ठीक है, तो हम जानते हैं ये नाभिक है,
और ये विभिन्न कक्षक हैं। ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, यहाँ से यहाँ की बीच की दूरी ये है आपकी रेडियस। ठीक, समझ में आया? अब ये जो नाभिक का आवेश क्या है? नाभिक के अंदर क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन तो उदासीन होते हैं, प्रोटॉन के कारण ही आवेश रहता है ना। ठीक है, तो नाभिक के अंदर आवेश किसके कारण है? पॉजिटिव आवेश, प्रोटॉनों की संख्या। प्रोटॉनों की संख्या मतलब परमाणु क्रमांक। प्रोटॉनों की संख्या जितनी रहती है वही हमारा परमाणु क्रमांक है। तो परमाणु क्रमांक बढ़ेगा मतलब प्रोटॉन की संख्या बढ़ेगी, प्रोटॉन की संख्या बढ़ेगी मतलब नाभिकीय आवेश बढ़ेगा, चार्ज बढ़ेगा। और इसीलिए तो हम जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो जनरल ट्रेंड क्या है? रेडियस कम होती है, क्योंकि नाभिकीय आवेश बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन बढ़ता है, तो इलेक्ट्रॉन अंदर की ओर खींचता है, तो रेडियस कम होती है। ठीक है ना? तो यहां पर देखिए आप क्या होता है कि नाभिकीय आवेश जब भी बढ़ेगा, यहां पर चार्ज जब भी बढ़ेगा सेंटर में नाभिक के अंदर चार्ज बढ़ेगा, तो हम जानते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है? F = K(Q1)Q2/R²। ठीक है, तो Q1 और Q1 चलो E इलेक्ट्रॉन का आवेश मान लिया मैंने, Q2 जो है वो नाभिक का आवेश है। तो नाभिक के अंदर जब भी आवेश बढ़ेगा तो F बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बढ़ेगा ना, स्थिर विद्युत आकर्षण बल। तो आकर्षण बढ़ने से इलेक्ट्रॉन अंदर की ओर खींचेगा, है ना? अट्रैक्शन बढ़ने से इलेक्ट्रॉन अंदर की ओर थोड़ा खींचेगा, तो उससे रेडियस कम होगी। ठीक है, इसलिए आप हमेशा ध्यान रखिए बच्चों की न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने पर रेडियस कम होती है, साइज कम होता है। एक रीज़न तो ये है। ठीक है, अब दूसरा रीज़न देखते हैं हम। तो परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ नाभिकीय आवेश में वृद्धि के कारण आकर्षण बढ़ता है। ठीक है, अट्रैक्शन बढ़ रहा है। चलो एक और रीज़न देखते हैं हम, ये है शील्डिंग इफेक्ट। क्या है शील्डिंग इफेक्ट? शील्डिंग इफेक्ट क्या है? तो एक बात ध्यान रखना, हम जानते हैं कि ये नाभिक है, ये पहला कोश, ये दूसरा कोश। एक सेकंड पहले इसको वो कर देते हैं। चलो ये नाभिक है, ये फर्स्ट शेल, ये सेकंड शेल KL है ना, ये M और ये N। ठीक, अब पहले चौथे कोश में जा रहा है 4s में इलेक्ट्रॉन। अब D कक्षक में आने वाला इलेक्ट्रॉन तो 4s के बाद में आ रहा है ना? तो पहले 4s में भरेगा, उसके बाद 4D में भरेगा या 3D में भरेगा यहाँ पर। ठीक है, तो जब हम 3D में इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो 4s जो कि बाहर का कोश है उसमें उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन है, जो कि वहाँ पहले से उपस्थित है, वो नए आने वाले इलेक्ट्रॉन का प्रतिरोध करता है, क्योंकि दोनों के ऊपर चार्ज सेम है, नेगेटिव चार्ज है ना? तो नेगेटिव क्या होता है? रिपल्शन होता है, प्रतिकर्षण करता है वो। प्रतिरोध मतलब प्रतिकर्षण होता है दोनों में। ठीक है, तो वो विरोध करता है, यानी क्या करता है? प्रतिकर्षण करता है। प्रतिकर्षण का मतलब क्या हुआ? वो जो आकर्षण था उसको कम करता है। प्रतिकर्षण का मतलब ये हुआ ना, आकर्षण को कम करना। ठीक है, तो आकर्षण को कम होने से इलेक्ट्रॉन दूर चला जाता है। आकर्षण कम हुआ तो इलेक्ट्रॉन दूर चला जाएगा, तो रेडियस बढ़ेगी। समझ में आएगी? ठीक है, तो परिरक्षण प्रभाव, इसको, इस इफेक्ट को क्या कहते हैं? शील्डिंग इफेक्ट। 4s कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन नए आने वाले इलेक्ट्रॉन का जो विरोध करता है, उनके बीच में प्रतिकर्षण होता है, उसको कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट, क्योंकि वो शील्ड कर रहा है ना? तो इसको ही हम कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट जो होता है वो आकर्षण के विरोध में काम करता है। आकर्षण, नाभिकीय आकर्षण, इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले आकर्षण को कम करने का काम करता है। ठीक, यानी नाभिकीय आवेश के विपरीत काम करता है। चलो, तो ये दोनों विपरीत प्रभाव हमने देख लिए, आपने समझ लिए मेरे ख्याल से। अब हम इनका सम्मिलित प्रभाव देखते हैं, है ना? तो देखते हैं क्या होता है। होता क्या है? परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ नाभिकीय आवेश में वृद्धि के कारण आकर्षण बढ़ता है, जबकि दूसरी ओर अंदर के n-1d कक्षक में इलेक्ट्रॉन जाने से उनका बाह्यतम इलेक्ट्रॉनों के प्रति प्रतिकर्षण बढ़ता है, जिसको हम परिरक्षण प्रभाव कहते हैं। इन दोनों कारकों के सम्मिलित प्रभाव के कारण आकार में यह परिवर्तन होता है। ठीक है, आकार में क्या परिवर्तन होता है कि जो मैंने आपको पहले बताया, पहले आकार कम होता है, फिर सेम रहता है, फिर बढ़ता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि इसके ऊपर दो प्रकार के इफेक्ट काम करते हैं। एक है नाभिकीय आवेश और दूसरा है परिरक्षण प्रभाव। ये दोनों प्रभाव एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं। अब हम देखते हैं कि
आकार में ये परिवर्तन इन दोनों प्रभाव से कैसे प्रभावित होता है। ठीक है, चलो देखते हैं। देखना, जब नाभिकीय आवेश परिरक्षण प्रभाव से अधिक होगा, नाभिकीय आवेश का प्रभाव परिरक्षण प्रभाव से अधिक होगा तो आकर्षण बढ़ेगा और जिससे आकार घटेगा, साइज घटेगी, रेडियस घटेगी। समझ में आ गया। नाभिकीय आवेश न्यूक्लियर चार्ज का प्रभाव जब परिरक्षण प्रभाव से कम होगा तो परिरक्षण प्रभाव बढ़ गया, परिरक्षण प्रभाव बढ़ गया यानी आकर्षण से प्रतिकर्षण ज़्यादा बढ़ गया, प्रतिकर्षण ज़्यादा बढ़ गया मतलब इलेक्ट्रॉन और दूर चला गया, दूर चला गया तो आकार बढ़ गया, साइज बढ़ गया, रेडियस बढ़ गई। ठीक है, सिंपल लॉजिक है। ठीक है, अब दोनों अगर सेम रहे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ना तो आकार बढ़ेगा ना आकार घटेगा। अगर नाभिकीय आवेश और परिरक्षण प्रभाव दोनों बराबर हो जाते हैं तो कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा, दोनों एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं, तुलना करते हैं। थोड़ी सी देखिए आप इसको डायग्राम वाइज इसको जानने का प्रयास कीजिए क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। यहाँ पर एंगस्ट्रॉन के अंदर, ये देखिए एंगस्ट्रॉन दे रखा है, एंगस्ट्रॉन, एंगस्ट्रॉन के अंदर आपको रेडियस दी गई है प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों की। तो स्कैंडियम की कितनी 1.62 एंगस्ट्रॉन, ठीक, टाइटेनियम की 1.47, 1.34, 1.27, 1.26, 1.26, 1.25, 1.24, 1.28 और 1.38। तो आप देखिए स्कैंडियम से टाइटेनियम तक घटी, टाइटेनियम से वेनेडियम तक घटी, वेनेडियम से क्रोमियम तक घटी, क्रोमियम और मैंगनीज की लगभग सेम, ये लगभग सेम, ये लगभग सेम, कोबाल्ट निकल में थोड़ी सी कम हुई, सब है ना, और कॉपर की बढ़ी और लास्ट में जिंक में बढ़ी। तो पहले घटती है, फिर यहाँ तक घटती है, क्रोमियम तक, फिर सेम रहती है, फिर एक बार हल्की सी नीचे जाकर के वापस जिंक तक त्रिज्या बढ़ती है, ये त्रिज्या है ना। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जब ये घटी यहाँ पर स्कैंडियम से क्रोमियम तक, तो यहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज का प्रभाव शील्डिंग इफेक्ट से ज़्यादा था। जब यहाँ पर सेम रहती, इसका मतलब दोनों इफेक्ट लगभग बराबर थे, और लास्ट में बढ़ती, इसका मतलब यहाँ पर शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा है। समझ में आएंगे? ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, न्यूक्लियर चार्ज ग्रेटर देन शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है, यहाँ पर क्या है, न्यूक्लियर चार्ज इक्वल टू शील्डिंग इफेक्ट, और यहाँ पर क्या है, न्यूक्लियर चार्ज लेस देन शील्डिंग इफेक्ट। तो आपको समझ में आ गया ना कहाँ पर घट रही है, कहाँ पर बढ़ रही है और क्यों बढ़ रही है, रीजन भी आपको समझ में आ गया। अब हम आगे चलते हैं। हाँ, आप देखो इस डायग्राम में एक चीज़ और समझ में आ रही है। क्या समझ में आ रही है? देखिए आप इसमें, इस डायग्राम से ये भी पता लगता है कि सबसे मैक्सिमम साइज है या त्रिज्या है स्कैंडियम की और मिनिमम है निकल की। देखना आप, ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखिए कि प्रथम संक्रमण श्रेणी में मैक्सिमम जो त्रिज्या होती है, रेडियस होती है, वो स्कैंडियम की होती है और मिनिमम होती है निकल की। ठीक, चलो आगे देखते हैं। तो वही वाली बात, स्कैंडियम से क्रोमियम तक नाभिकीय आवेश बढ़ने से आकार में कमी आती है, अभी ऊपर बताया मैंने आपको। ठीक है, आगे बढ़ने पर इलेक्ट्रॉन का युग्मन प्रारंभ होने से इंटर इलेक्ट्रॉनिक प्रतिकर्षण रिपल्शन बढ़ता है, जिससे आकार में कमी की दर घटने लगती है, क्योंकि क्या है, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ रहा है। शील्डिंग इफेक्ट बढ़ रहा है तो आकार में कमी जो पहले हो रही थी, आकर्षण बढ़ रहा था, वो आकर्षण अब कम होता जा रहा है ना। और लास्ट में जिंक और कॉपर में क्या हो गया, आकर्षण तो छोड़ो, प्रतिकर्षण ज़्यादा हो गया। ठीक है, जिंक परमाणु में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण बढ़ जाता है, रिपल्शन बढ़ जाता है, जिससे उसका आकार बढ़ जाता है, वही है। ठीक है, तो आपको तो मैंने शॉर्ट में बता दिया, जहाँ घट रही है वहाँ ये तीनों इफेक्ट देख लो आप, न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है या शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा है। ठीक, अब देखते हैं हम आयनिक त्रिज्या। अब क्या देखते हैं हम, आयनिक त्रिज्या। ठीक है, अब देखो किसी भी न्यूट्रल एटम से, माना कि कोई न्यूट्रल एटम है, क्या है, न्यूट्रल एटम,
इससे दो प्रकार के आयन बन सकते हैं, एक तो पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ठीक है, पॉजिटिव आयन कब बनेगा? जब वो किसी इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा, इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा। नेगेटिव आयन कब बनेगा? जब वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर देगा। ठीक है, तो ये याद रखिए हमेशा, आपने वैसे 11 में देखा होगा कि पॉजिटिव आयन की त्रिज्या रेडियस हमेशा अपने पेरेंट आयन से छोटी होती है और नेगेटिव आयन की रेडियस पेरेंटल एटम से बड़ी होती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि पॉजिटिव आयन में कब बनता है? पॉजिटिव आयन बनता है जब वो इलेक्ट्रॉन त्याग देता है। समझ में आया? त्याग देता है तो चार्ज तो उतना ही है, जैसे सोडियम है ना, ये इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है और क्या बना रहा है? सोडियम प्लस। तो है तो इसमें 11 प्रोटॉन ही है। पहले 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन को, न्यूट्रल जब था वो 11 इलेक्ट्रॉन को आकर्षित कर रहे थे, अब 11 प्रोटॉन केवल 10 इलेक्ट्रॉन को आकर्षित कर रहे है ना, तो अट्रैक्शन बढ़ गया ना, इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन बढ़ गया बाहरी इलेक्ट्रॉन पर, तो रेडियस कम हो जाएगी। ठीक है, और कई बार ऐसा होता है कि इलेक्ट्रॉन त्यागने के दौरान पूरा का पूरा बाहरी कोश हट जाता है, तो उस कारण से भी त्रिज्या घट जाती है। तो ये आपने 11 में पढ़ रखा है। इसी प्रकार से जब नेगेटिव चार्ज आयन बनता है तो वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई और चार्ज तो उतना ही है, प्रोटॉन तो उतना ही है। तो जैसे Cl- है, क्लोरीन के अंदर 17 प्रोटॉन है। जब वो न्यूट्रल था तो 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे थे, है ना। जैसे उसने एक इलेक्ट्रॉन और ग्रहण कर लिया तो अब 17 प्रोटॉन 18 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो वो जो इलेक्ट्रॉन थे, बाह्यतम इलेक्ट्रॉन है, उसके ऊपर अट्रैक्शन फोर्स कम हो गया ना। कम होने से उसका जो इलेक्ट्रॉन अब्र है वो थोड़ा सा फैल जाता है और इसीलिए साइज बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिए आप कि धनायन की त्रिज्या सदैव उनके जनक परमाणुओं से, पेरेंटल एटम से हमेशा कम होती है। ठीक है, आयनिक त्रिज्या भी बाएं से दाएं जाने पर घटती है। ठीक है, तो देखना ये तो लगातार घट रही है, केवल लास्ट में बढ़ रही है, ये लगातार घट रही है, इसमें कोई सेम वाला भी नहीं है फॉर्मूला। लेकिन ये देखिए आप, है ना, कि स्कैंडियम की कितनी थी एटॉमिक रेडियस? 1.62, 1.62 एंगस्ट्रॉन, और आयनिक रेडियस कितनी? 0.95। कम हो गई ना। आप इनकी आपस में तुलना कीजिए, एटॉमिक से ये हमेशा कम होंगी। तो आप यहाँ पर देखिए, इसकी तुलना करें। अगर हम सभी के जितने भी हमारे प्रथम संक्रमण श्रेणी में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब के हम +2 आयन लें और उनकी तुलना करें, तो देखिए आप, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, केवल जिंक में लास्ट में थोड़ी सी बढ़ती है। ठीक है, अच्छा, इसमें हाईएस्ट किसकी है? स्कैंडियम की 0.95, ये मैक्सिमम। मिनिमम किसकी है? मिनिमम है कॉपर की, ये भी याद रखिए आप, ये मिनिमम। जैसे डायग्राम मैंने एटॉमिक रेडियस में बनाया वैसे आप इसमें भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और आप किसी ग्राफ पे भी बना सकते हैं तो एग्जैक्ट बनेगा आपका। ये भी एक बहुत अच्छा तरीका हो सकता है। ग्राफ पे बनाइए आप, यही डायग्राम आप ग्राफ पे बना करके देखिए। देखो ये भी इंटरेस्टिंग चीज़ है, तो आपको पता लग जाएगा क्या चेंजेस आ रहे हैं ना। तो कुल मिला करके एटॉमिक रेडियस में तो ज़्यादा चेंज आता है, पहले कम होती है, फिर बराबर होती है, फिर लास्ट में बढ़ती है। आयनिक रेडियस में ऐसा नहीं है, आयनिक रेडियस में घटती ही है, कोई बराबर नहीं होती, घटती है और केवल लास्ट में जिंक में हल्की सी बढ़ जाती है। तो ये जो मैंने आपको ट्रेंड बताया, ट्रेंड आपको ध्यान में होना चाहिए। ये ध्यान में होना चाहिए कि अच्छा, इसमें अपन ने धनायन नहीं देखे, ऋणायन क्यों नहीं देखे? क्योंकि संक्रमण धातु जो जितने भी हैं, डी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स हैं, वो सारी मेटल्स हैं, धातुएं हैं, और धातुओं की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन देने की, इसलिए ये हमेशा पॉजिटिव आयन ही बनाएंगे, नेगेटिव नहीं बनाएंगे। इसलिए हमने यहाँ पर केवल धनायनों की त्रिज्या देखी, ऋणायनों की नहीं देखी। तो है ना, छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप इनको ध्यान में रखिए। और मुझे लगता है कि आपको एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियस दोनों अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम आगे चलते हैं।